तो डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कंसेप्ट के साथ, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, प्रिंस को केमिस्ट्री का पार्ट है, मैटर जो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्या मैटर हो गया। ओके, चलो ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक, साउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, साउंड पढ़ रहे हैं। और साउंड के बारे में बेसिक बात क्या है, साउंड है क्या बेसिकली, एक तरह का एनर्जी है। साउंड क्या है, एनर्जी है ना, एक तरह का एनर्जी है। और प्रोपेगेट कैसे होता है, किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक तरह का एनर्जी है जो कि किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ध्यान रखना। ठीक है, राइट। जो हम लाइट में पढ़ते हैं, लाइट जो है वेव प्रोपेगेट होता है वेव में, है ना, लाइट जो वेव फॉर्म में प्रोपेगेट होता है, सेम विद साउंड, ये भी आपके वेव के फॉर्म में ही प्रोपेगेट होता है। ठीक है, वेव क्या आपको बताया थी, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वेव क्या होता है, एनर्जी एक डिस्टर्बेंस है, वेव क्या कुछ नहीं है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। राइट, फॉर एग्जांपल पानी स्टिल है, शांत पानी है ना? उसके बीच में आप पत्थर मार दोगे तो इस टाइप से वेव क्रिएट हो जाएगा, है ना, इस टाइप से आसपास जो है वेव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पत्थर मारने पे जो इम्पैक्ट पड़ा, आपने पत्थर फेंका है, पत्थर फेंका तो पत्थर में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, है ना। पानी है उसमें आपने क्या किया, पत्थर फेंके हो, पत्थर जब फेंके हो तो क्या है, पत्थर के अंदर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी चला गया। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गिरेगा, पानी में लगेगी। जब पानी में लगेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा, उसके इम्पैक्ट से क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या होगा, वेव के फॉर्म में होगी पानी में, इस तरह से गोल गोल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो वेव कुछ नहीं है, वेव बेसिकली क्या है, आपका एक डिस्टर्बेंस है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को कैरी करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। वो डिस्टर्बेंस किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है ना। अगर आप मान लो बेंच पे टैप कर रहे हो बार बार, है ना, बेंच पे जो है बार बार टैप कर रहे हो तो उसके उस डिस्टर्बेंस की वजह से वेव क्रिएट होगा, है ना। आप अगर बोल रहे हो तो आपका जो टंग है वो मूव कर रहा है, उसके वजह से भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके वजह से भी एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना। तो उस एनर्जी को वेव जो है वो आगे लेकर बढ़ता है। ठीक है, राइट। तो साउंड में पढ़ रहे हैं, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ये वेव क्या है, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि एक एनर्जी को कैरी करता है दूसरी एनर्जी तक। ठीक है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी तक कैरी करता है। क्लियर है, क्लियर है क्या? चलिए, ओके। अब बात करते हैं टाइप के बारे में, मूविंग ऑन, बात करते हैं टाइप के बारे में। तो आपको हम ये चीज लाइट चैप्टर में बहुत बखूबी बताए थे कि वेव का क्या क्या टाइप होता है ना। जब लाइट पढ़ाए थे, जब ऑप्टिक्स पढ़ाए थे, फिजिक्स का पहला नंबर लेक्चर, है ना, रे ऑप्टिक्स चैप्टर फ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का पहला दिन, वहां पे आपको पढ़ाए थे हम लाइट, और लाइट का पढ़ाए थे वेव के बारे में, है ना। लाइट में पढ़ाए थे वेव के बारे में, और आपको बताया कि वेव जो है वो कौन कौन तरह का होता है, मैकेनिकल होता है, नॉन मैकेनिकल होता है, राइट, लॉन्गिट्यूडल होता है और ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल ये सब होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट नॉन मैकेनिकल है ना, लाइट क्या आपका नॉन मैकेनिकल है, लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, मैकेनिकल एग्जांपल क्या होगा, मैकेनिकल एग्जांपल क्या होगा बताओ। ओके, ये कैट फिर से आ गया, इसको ब्लॉक करो आज, ये ब्लॉक। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल एग्जांपल क्या है, आपका लाइट है। और मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल क्या है आपका, मैकेनिकल एग्जांपल क्या है, साउंड है, साउंड है ना। इसके अलावा आपको ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसका एग्जांपल क्या है आपका, साउंड वेव है, साउंड वेव। इसके अलावा एक और होता है ट्रांसवर्स, एक और होता है आपका ट्रांसवर्स। ठीक है, ये सब साउंड में पढ़ाए थे, राइट। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या आपका लाइट है। ठीक है, लाइट है, क्लियर, क्या क्लियर है। तो ये सारी चीज आपको लाइट में पढ़ाई थी, तो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए थी। यहाँ से एक कंक्लूजन होता है कि साउंड क्या है, साउंड क्या है, तो साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ध्यान रखना, साउंड जो है इट्स अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है आपका, मैकेनिकल, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये जो पॉइंट है मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछा हुआ है, लाइट क्या है, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, लाइट क्या था आपका, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव था। लेकिन साउंड क्या है, साउंड आपका मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको मल्टीपल टाइम पढ़ा रखे हैं और एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा भी है। ठीक है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, आपको बताया थे लाइट प्रकृति बताई थी कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, है ना। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। राइट, ठीक है, ओके। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम किसमें होगा, सॉलिड में होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद आपके गैस में होगा। इसको ऑर्डर में याद रखोगे। ठीक है, इसको तुम ऑर्डर में याद रखोगे कि साउंड का स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, उसके बाद कहाँ पे होगा कम, और सबसे कम कहाँ पे होगा, सारे आप ऑर्डर में याद रखोगे। अच्छा, साउंड का स्पीड जो है आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपके सॉलिड में होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो स्टील के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। सॉलिड में दो तीन नाम आपको दे देगा, बोलेगा सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड जो है वो कहाँ होता है, तो स्टील के अंदर होता है 5,000 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपके वाटर में होता है 1500 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद आपका एयर में होता है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, बिल्कुल राउंड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा ना, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। Okay. दूसरा बात ये है, ध्यान रखना कि साउंड जो है वो आपके वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करेगा, और वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज़ उसको हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। यही कारण है कि जो मून है, मून का सरफेस है, वहाँ पे दो एस्ट्रोनॉट आपस में बात नहीं कर पाएंगे बिना रेडियो डिवाइस के, बिना रेडियो सेट के। क्लियर, चलो। इसके अलावा कुछ बातें और, इसके बाद कुछ बात और कि साउंड जो है कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून, सेम बात। वैक्यूम क्योंकि इसको सुन नहीं सकते हो, वैक्यूम में मूव नहीं कर पाएगा, वैक्यूम मूव नहीं कर पाएगा तो मून में जो है वहाँ पे एयर नहीं होता, एयर नहीं होता तो साउंड प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा, साउंड प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा, कैरी नहीं हो पाएगा, तो जो दो एस्ट्रोनॉट वापस बात नहीं कर पाएंगे, उनको रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है, और साउंड कैसे क्रिएट होता है, साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है, साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। अच्छा, सवाल है कि हमारे बॉडी में कैसे क्रिएट हो रहा है, हमारे बॉडी में साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है ना, लैरिंक्स बोलते हैं इसको, इस टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से कुछ होता है, राइट, है ना, इसको बोलते हैं लैरिंक्स, इसको बोलते हैं हम लोग लैरिंक्स, इसको बोलते हैं लैरिंक्स। तो लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग हार्मोन है जो हमारे बॉडी में, जिसको आप वोकल बॉक्स के नाम से जानते हो, वोकल बॉक्स के नाम से जानते हो, वोकल बॉक्स। ठीक है, राइट। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, लैरिंक्स होता है ना। एंड इसी में क्या होता है, इसमें इसको हम वोकल बॉक्स बोलते हैं, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होते हैं, इसके अंदर वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो जनरेट होता है। ठीक है, राइट। अच्छा, वोकल कॉर्ड के बारे में बात करें तो मेल में कितना होता है, वोकल कॉर्ड जो है वो मेल में लगभग 20 मीटर का होता है, फीमेल में होता है आपके 15 मीटर का, फीमेल में होता है आपके 15 मीटर का। ठीक है, चलिए बिल्कुल एडम सैपल है ना, एडम सैपल। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी कि मैकेनिकल वेव जो इसका एग्जांपल साउंड है, साउंड वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका, है ना, ये सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी। एक और चीज जान लो, जो स्पीड ऑफ साउंड है,
ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, किस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड में कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, गैस में कर रहा है। सॉलिड में कर रहा है तो कहां पे, सॉलिड में कर रहा है तो किसमें कर रहा है, वुड में कर रहा है, राइट, स्टील में कर रहा है, किसमें कर रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है और टेंपरेचर ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है, टेंपरेचर ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है। ये दोनों जो है स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर्स हैं, ये दोनों स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। मूविंग ऑन, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ समझोगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस टाइप के टर्म्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। इस टाइप के टर्म्स आपके सामने आएंगे। सर फिर भी वुमेन्स इतना बोलती हैं, वुमेन्स इतना बोलती हैं, वो उनके वोकल कॉर्ड के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, पहला चीज। दूसरा बात ये है कि वुमेन का पिच हाई होता है, ये क्यों होता है उसका नॉलेज समझेंगे, पिच समझेंगे ना। जब पिच पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वुमेन्स जब चिल्लाती हैं महिलाएं तो पुरुष सॉरी बोल के भाग जाते हैं, नॉलेज समझने वाले, ठीक है। क्योंकि उनका पिच हाई होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पिच हाई होता है आपके न्यू बॉर्न बेबी का, फिर वुमेन का, फिर आता है आपके मेल का, है ना। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले समझते हैं हम लोग वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव्स रिपीट इटसेल्फ, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बीच साउंड वेव जो है खुद को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझो आप लोग। अरे यार क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, एक सेकंड, रिफ्रेश पेज दो। ऑलराइट, वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। इन विच साउंड वेव जो है अपने आप को रिपीट करता है, तो इस टाइप से एक वेवलेंथ होता है, इस टाइप से जो आपका एक वेवलेंथ होता है, इस टाइप से एक वेवलेंथ होता है। और वेवलेंथ को डिनोट कैसे करेंगे, वेवलेंथ को डिनोट कैसे करेंगे, इस साइन से, इस साइन से हम लोग वेवलेंथ को डिनोट करते हैं कि आपका वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ, ठीक है। और इस साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा, क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम भी देख सकते हैं, सेम चीज को हम देखेंगे डायग्राम भी देख सकते हैं। साउंड खराब है, मेरा खुद का साउंड प्रोसेस खराब है, गला खराब है। तो देखो होता क्या कि सपोज मान लो कि एक पेंडुलम ली, या पे घर का सीलिंग, या पे क्या है, घर का सीलिंग है ना, घर का सीलिंग, ठीक है। और ये क्या आपका पेंडुलम, ये क्या आपका पेंडुलम, शिवम पुजारा डिफेंस डिफेंस चैनल पे क्लास क्यों नहीं चल रही है, शिवम डिफेंस चैनल पे क्लास नहीं चल रहा है बिकॉज वहाँ पे यूपीएससी लेवल का नहीं होता, वहाँ पे जो आपके एसएसआर वगैरह होता है, नेवी एसएसआर वगैरह, अग्निवीर, वहाँ पे वो सब क्लास होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सपोज मान लो आपके घर का सीलिंग है, घर का सीलिंग है, और ये क्या है, पेंडुलम, ये क्या आपका पेंडुलम, ये क्या है, पेंडुलम, ठीक है। अब इस पेंडुलम को आपने डिस्टर्ब किया, इस पेंडुलम 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 पता है ना, जो पुराने जमाने के घड़ी होते थे उनमें देखोगे आप इस टाइप से एक टाइप का एक लटका रहता है, राइट, ये मूव करता है, टू एंड फ्रो, इसका टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है ना, हर आवर, ठीक है। तो ये मान लो एक घर का सीलिंग और वहाँ से क्या है, पेंडुलम लटका दिए, इस पेंडुलम को लटका दिए और उसको डिस्टर्ब कर दिए, लटका के इसको डिस्टर्ब कर दिए, जब इसको डिस्टर्ब कर दिए, जब इसको डिस्टर्ब कर दिए तो ये मूवमेंट करेगा, कभी इधर जाएगा, है ना, और कभी इधर जाएगा, राइट। ये मूवमेंट करेगा कभी इधर कभी इधर, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बहुत क्लियर कहानी है। हम लोग क्या किए, अपने घर के सीलिंग में क्या किए, एक पेंडुलम लटका दिए, घर के सीलिंग में क्या किए, एक पेंडुलम को लटका दिए, ठीक है, राइट। उस पेंडुलम में क्या डिस्टर्ब किए, वो डिस्टर्ब किए तो उसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, डिस्टर्ब किए हैं तो टू एंड फ्रो मूवमेंट उसमें होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हर पेंडुलम से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हर पेंडुलम से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन को प्रोवाइड करते हैं ना, ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। इस पेंडुलम से हम क्या किए, एक वाइट एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की, और पेंडुलम के इस पोजीशन से भी हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की, इस पोजीशन पोजीशन से क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले क्या, वो पेंडुलम यहाँ पर है, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए में इसको डिस्टर्ब किया गया, इसको पॉइंट ए पे डिस्टर्ब किए तो यहाँ गया पॉइंट बी पे गया, आ गया पॉइंट बी पे गया, जैसे ही ये पॉइंट बी पे गया आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, बीच वाले जो बीच में आपका जो बीच पोजीशन है, जो बीच में पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और जो साइड का पोजीशन इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिए तो कहाँ जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, और उसके बाद फिर बी से वापस ए पे आएगा, बी से वापस ए पे आएगा, क्योंकि बी से ए पे आएगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसके बाद ए से आने के बाद वापस सी पे जाएगा, ए से आने के बाद कहाँ जाएगा, आपका सी पे जाएगा, और सी पे जाने के बाद वापस कहाँ आएगा, ए पे आएगा, ए पे आएगा, तो कुछ आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। इसको तरीके से देखो आप, इसको आप तरीके से देखो, इस ग्राफ को अगर तरीके से देखो तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखाई देगा, आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है बनता दिखाई देगा। इसी ग्राफ को उल्टा कर दो, इसी ग्राफ को उल्टा कर दो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम लोगों को ऐसा दिखाई देगा और इसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ओके, साउंड वेव ने कितना लेंथ ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर इसको ऐसे बोलो कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इज नोन एज वेवलेंथ। इसका एस्टिमेट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, इसका मीटर होता है, क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी तक आपको ये बताएं कि एक ग्राफ तैयार हो रहा था, राइट, अभी तक हम लोग ये देखें कि एक ग्राफ तैयार हो रहा था, वो ग्राफ कैसे जा रहा था, वो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, राइट, ये वेवलेंथ का ग्राफ था जो कुछ इस तरह मूव कर रहा था, वेवलेंथ का ग्राफ जो कि इस तरह कुछ मूव कर रहा था, है ना। तो चाहे वेवलेंथ जो है, चाहे आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, जो ग्राफ को लंबा करना था, ताकि आपको प्रॉपर पिक्चर समझ में आए, इस ग्राफ को लंबा करना, ठीक है। चलो, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन रहा है, ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक। तो चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ले लो, इस डिस्टेंस को ले लो, इसको एक वेवलेंथ बोल दो,
या फिर इस डिस्टेंस को ले लो, इसको एक वेवलेंथ बोल दो, इसको वेवलेंथ बोल दो, आप किसी भी डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है? आएंगे फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, वेवलेंथ क्लियर है ना, वेवलेंथ क्लियर है। दो लगातार क्रस्ट के बीच, है ना, ये जो ऊपर वाली चीज दिखाई दे रहा है इसको आप बोलते हो क्रस्ट, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ। ठीक है, तो दो लगातार क्रस्ट के बीच में क्या बनता है, वेवलेंथ बनता है, या दो लगातार ट्रफ के बीच में वेवलेंथ बनता है। ये कंसेप्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे वहाँ पे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इतना डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, राइट। और वेव एक वेवलेंथ क्या होता है, पूरा पूरा ऑक्सीलेशन होता है, एक वेवलेंथ क्या होता है, पूरा पूरा ऑक्सीलेशन होता है। ठीक है, वेवलेंथ क्लियर हो गया, तो अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। मूविंग ऑन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, राइट। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो इसका मीन पोजीशन था, जो इसका मीन पोजीशन था, फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम और पेंडुलम का ये जो है मीन पोजीशन है, बीच में क्या है मीन पोजीशन है, बीच में क्या है मीन पोजीशन है, और यहाँ पे क्या आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे क्या आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पेंडुलम का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, कहाँ से, मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से। ठीक है, तो मेन पोजीशन से लेके जहां तक इसका मूवमेंट हुआ है, मेन पोजीशन से लेके जहां तक ये एक्सट्रीम पॉइंट पे गया है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग आगे मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ऐसा क्या इसका मीटर, ऐसा क्या है मीटर। ठीक है, ऐसा क्या है मीटर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो कि ऐसा पूछा था, बोला मीटर, ऐसा पूछेगा तब क्या होगा, मीटर होगा। अगर पूछता है, अगर मान लो पूछता है, क्वेश्चन को घुमाता है, पूछता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर किसमें करते हैं, इसको मेजर करते हैं प्रेशर में, प्रेशर। और प्रेशर यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वेवलेंथ क्लियर है, वेवलेंथ क्या होता है, और आई होप आपको एम्पलीट्यूड क्लियर होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, तो पूरा एक वाइब्रेशन में कितना समय लगता है, पूरा एक वाइब्रेशन में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, राइट। सर टू इन्फॉर्मेशन सेम होते हैं क्या, जयंत कुमार बिल्कुल सेम होते हैं टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपका वॉल सीलिंग वॉल है, यहाँ पे आप पेंडुलम लटका दिए, है ना, तो पेंडुलम को जो ये मूवमेंट होता है, यहाँ जाता है तो वापस चला आता है, बैक जाता है, बैक आता है, फिर जाएगा, फिर जाएगा, इसको बोलते हैं टू इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं टू इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं टू इन्फॉर्मेशन। क्लियर है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन में कितना समय लग रहा है तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसका एस्टिमेट होता है सेकंड होता है, सेकंड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन हुआ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एस्टिमेट क्या इसका हर्ट्ज है, या फिर साइकिल पर सेकंड है, या फिर वाइब्रेशन पर सेकंड है, हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड या फिर वाइब्रेशन पर सेकंड, ये सारे इसके एस्टिमेट आप याद रखोगे। क्लियर, पढ़ने साउंड कुछ बेसिक बातें कि साउंड क्या एनर्जी है, एक तरह एनर्जी है जो कि वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। वेव क्या है, वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। ये बहुत तरह के होते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन साउंड क्या होता है, साउंड जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, साउंड जो आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा मैकेनिकल होगा, साउंड क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, मैकेनिकल होगा। राइट, साउंड जो उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो सकता है। राइट, सॉलिड के अंदर ज़्यादा स्पीड में होगा, स्टील में होगा। वैक्यूम में साउंड जो है वो मूव करेगा क्या, नहीं मूव कर पाएगा, बिकॉज़ वैक्यूम में साउंड जो है प्रोपेगेट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, राइट। चलिए, ओके। अच्छा, साउंड का स्पीड मिनिमम कहाँ पे होता है, तो ग्लास में होता है, मिनिमम कहाँ होता है, ग्लास में होता है। राइट, इसके अलावा जो साउंड है ये किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। तो ह्यूमन के अंदर कैसे क्रिएट होगा, इंसानों के अंदर कैसे क्रिएट होगा, तो इंसानों के अंदर क्रिएट होगा लैरिंग से, लैरिंग से। ठीक है, लैरिंग से क्रिएट होगा। राइट, इसके अलावा साउंड का स्पीड जो डिपेंड करता है किस मीडियम में प्रॉपर्टी जो मीडियम है जिसमें आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम में प्रॉपर्टी क्या है। राइट, और दूसरा टेंपरेचर क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम एंड टेंपरेचर ऑफ मीडियम डिपेंड करता है कि आपका साउंड का स्पीड जो क्या होने वाला है। राइट, इसके अलावा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यहाँ पे हम समझे वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है वो क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा बात की हम लोग एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। राइट, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये रिलेशन आप याद रखोगे, आपको पहले ही पढ़ा के जब लाइट पढ़ाए थे तभी आपको बताए थे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जब भी आप देखोगे पूरे फिजिक्स में इंप्लीमेंट करोगे, पूरे फिजिक्स में इंप्लीमेंट करोगे, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है ये रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ से अगर हम रिड्यूस करें कि आपका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इन सबके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब क्या वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, इन सब में आपका रिलेशन क्या है, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें। राइट, तो इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं। बताए थे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है बताए थे, ये आपका क्या है, एक वेवलेंथ है, ये क्या है तुम्हारा, एक वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ है। अच्छा, वेवलेंथ अगर है तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है क्या, कर रहा है ना, बेसिकली कर क्या, ये पॉइंट ए या पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी का शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ये आपका वेवलेंथ है ना। अगर आप इसको मोशन वाले चैप्टर से कनेक्ट करो, मोशन पढ़ाया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन पढ़ाए थे कि ये पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, अगर ऐसे जाते तो क्या हो गया, ऐसे जाओगे क्या हो गया, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन शॉर्टकट ट्रैवल करोगे सीधे पॉइंट ए से पॉइंट बी चले जाओगे, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या करेगा, वेवलेंथ क्या बोल सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको वेवलेंथ को। तो सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में, है ना। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इट इज वेवलेंथ बाय टाइम, वेवलेंथ बाय टाइम, वेवलेंथ बाय टाइम, बिकॉज़ हम बताए थे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, वेवलेंथ है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आपका वेवलेंथ है। सपोज मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, वेवलेंथ है, हमारा वेवलेंथ है, ये पॉइंट ए है या पॉइंट बी, ये पॉइंट और पॉइंट बी है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता, अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता तो आप कैसे जाते हैं, पॉइंट ए से ऐसे होते हैं ना, इस तरह जाते हैं आप। और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है तो आप शॉर्टेस्ट रूट अपनाओगे, पॉइंट ए से बी में आओगे, पॉइंट ए से बी में आओगे, इसका बोलो डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही था ना, इसको तुम बोलो डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे क्या है, आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के बदले वेवलेंथ लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के बदले वेवलेंथ लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे और v इक्वल टू हम लोग वेवलेंथ का वेवलेंथ लिख दिए। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं कि वेवलेंथ इनटू 1/t, बात तो वही है ना, बात तो वही पड़ा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वेवलेंथ इनटू 1/t लिखते हैं, बात तो वही पड़ा हम लोग को, है ना, बात वही पड़ा ना। चाहे तो तुम 2 × 1 लिखो या फिर तुम सीधे 2 लिखो, बात वही पड़ेगा। लेकिन ये करने से हम लोग को एक फायदा मिला, एक फायदा ये मिला कि जो 1/t यहाँ पे आप निकालो, जो 1/t आप निकालो, इसके बदले तुम डायरेक्टली f पुट कर सकते हो, तुमको पता है कि 1/t जो है इसका वैल्यू क्या होता है, f होता है, f होता है। तो यहाँ से तुम रिड्यूस कर लिए कि v इक्वल टू वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इनटू f, लैम्डा इनटू f। ठीक है, क्लियर है, या फिर यूं बोलो कि v इक्वल टू f लैम्डा, v इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को इस फॉर्मूला तक पहुंचना था जो हमने रिड्यूस किया अब तक इस फॉर्मूला से। तो ये आपका फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये शो कर रहा है किसके क्या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपके एग्जाम में कुछ भी निकालने को बोले, आपके एग्जाम में कुछ भी निकालने को बोले, आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला को उठाओगे, पुट करोगे और आंसर को लेके आओगे। अगर मान लो वेलोसिटी आता है और तुमको वेवलेंथ निकालना है तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे, है ना। टाइम पीरियड निकालना है तो फॉर्मूला लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। जहाँ जैसा वैल्यू गिवन होगा वहाँ आप उसको वैल्यू को पुट करोगे और आंसर निकालोगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर से बताएं इसको, डिडक्शन फिर से बताएं, यहाँ तक क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बदले में क्या किए हैं, वेवलेंथ को लिए, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट जो है, वेवलेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वेवलेंथ बाय टी को आप वेवलेंथ टू 1/t लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/t के बदले क्या किया, f ले लिया, बिकॉज़ 1/t इक्वल टू f होता है, राइट। तो यहाँ से क्या निकल गया, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा, ठीक है। एक बार और बता दो, ओके। तुम लोगों को मालूम है कि ये क्या है, तुम्हारा वेवलेंथ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ क्या कर रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ना, वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या किए, हम लोग को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में, राइट, फ्रीक्वेंसी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ के बीच में, है ना, दैट इज लैम्डा। इनके बीच में हम लोग क्या करना है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है। आपको भी बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है ना। सॉरी उल्टा बोल दी, फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका 1/टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड। अब हम लोग क्या किए, हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हम लोग पहले करेंगे v को पकड़ेंगे, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये था फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट के बदले तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे वेवलेंथ को ले लो, डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या कर रहे हो, वेवलेंथ ले लो, मतलब v इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम, क्लियर है। अच्छा, वेवलेंथ बाय टाइम, या तो तुम 2 बोल दो, है ना, या फिर 2 into 1 बोलो, बात बराबर है ना, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, v का v रख दिए, वेवलेंथ का वेवलेंथ रख दिए और वेवलेंथ इंटू 1/t रख दिए, बात बराबर है। इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा ये मिला हम लोगों को कि 1/t का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। 1/t का वैल्यू क्या था आपका, f था, दैट इज फ्रीक्वेंसी था। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कोड क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी कोड निकल गया आपका लैम्डा इंटू f, लैम्डा इंटू f, या फिर ये बोल दो कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, f लैम्डा, ठीक है, v इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। अभी क्लियर डिडक्शन, ओके। सर बुक नहीं आ रही है, फिर बाबा से ऑर्डर की थी, वो ना कॉल पिक कर रहे हैं एंड कैंसिल हो रहा है, प्लीज हेल्प। मोहित, इसको हम ना जो टीम तक उन तक पहुंचा देंगे मैसेज, बाकी इसमें हम कोई हेल्प नहीं करते हैं ना। टीम तक मैसेज पहुंचा देंगे आपका, टीम तक अंदर मार्च तक आपके मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। क्या क्लियर यहाँ तक, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, आप देख रहे हो कि ड्रम बजा होता है ना, ड्रम है, फ्लूट है, ड्रम बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, पियानो बज रहा है, राइट। अलग अलग म्यूजिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है और सबका साउंड आप पहचान लेते हो कि ड्रम का साउंड अलग है ना, फ्लूट का साउंड अलग है, पियानो का साउंड अलग है, व्हिसल का साउंड अलग है, राइट, है ना। सबका साउंड अलग अलग है, सबका साउंड अलग अलग पहचान लेते हो, है ना। परमार्श का साउंड अलग है, मेरा साउंड अलग है ना? आपकी मम्मी का साउंड अलग है, आपकी गर्लफ्रेंड का साउंड अलग है, राइट। तो सबका साउंड अलग है, इसका पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है लाउडनेस, रीजन है पिच, रीजन है क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ठीक है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है, उनका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड लाउडनेस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं लाउडनेस क्या होता है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकंड। पर सेकंड हमारे कान के पास जो साउंड एनर्जी पहुंच जाता है, पर सेकंड हमारे ईयर के पास जितना साउंड एनर्जी पहुंच जाता है उसको बोलते हैं लाउडनेस। पर सेकंड हमारे ईयर के पास जितना साउंड एनर्जी पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि लाउडनेस जो है ये क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो लाउडनेस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, तो पर सेकंड हमारे कान के पास जितना एनर्जी पहुंच जाता है, जितना साउंड एनर्जी पहुंच जाता है उसको बोलते हैं लाउडनेस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं डेसिबल में, डेसिबल, है ना, डेसिबल। आपने सुना होगा दिवाली वगैरह कि ये जो बम है वो 5 डेसिबल का है, ये जो बम है वो 10 डेसिबल का है, ये बम जो है वो 15 डेसिबल का है, आपने सुना होगा दिवाली में, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं पिच के बारे में। पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, तो पिच हम लोग को सेम वेवलेंथ के एम्पलीट्यूड को के डिफरेंस को बताता है। अगर मान लो कोई डिवाइस है, कोई मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका वेवलेंथ सेम है, जिसका क्या है वेवलेंथ सेम है ना, वेवलेंथ सेम है, तो तभी हम लोग उसको फिगर आउट कर लेते हैं। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका वेवलेंथ सेम हो तभी हम लोग उसको फिगर आउट कर सकते हैं, किसके वजह से, पिच की वजह से, पिच की वजह से। तो पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। अगर दो साउंड आ रहा है सेम एम्पलीट्यूड का, अगर दो साउंड आ रहा है सेम एम्पलीट्यूड का, तभी आप फिगर आउट कर लोगे किसका साउंड है ये, किसका साउंड आप फिगर आउट कर लोगे, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना कि पिच जो है एक और चीज ध्यान रखना, पिच जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा पिच बढ़ेगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो दो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दो डिवाइस दिखाई दे रहा है, दो डिवाइस का आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। पहला जो है वो क्या है, गिटार है और दूसरा जो है विसल है। पहला गिटार है और दूसरा विसल है। जो गिटार है उसका पिच कुछ ऐसा गया है, इस तरह कुछ वेवलेंथ है इसका, ये पहला, है ना, फिर दूसरा इस तरह कुछ वेवलेंथ क्या है। लेकिन गिटार देखो, सॉरी विसल देखो, विसल में क्या है, पिच ज्यादा है, विसल में क्या है, पिच ज्यादा है। दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के पिच में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो ये ग्राफ देखो, हाँ, दोनों क्या है, पिच में डिफरेंस है, दोनों के पिच में डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड का सेम है, सॉरी एम्पलीट्यूड का सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो हम लोग साउंड कैसे पहचानते हैं, पिच के थ्रू पहचानते हैं, पिच के थ्रू पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, इनका जो पिच है वो सबसे लाउड होता है। इसके बाद जो आपकी बेबी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी मदर है, आपकी वाइफ जो भी है ना, जो फीमेल्स होती हैं उनका पिच ज्यादा होता है, उनका पिच लाउड होता है। फिर आते हैं हमारे बेचारे मेल, हमारे मेल आते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का रखना, बेबी, फीमेल और मेल, ठीक है। सबसे हाई पिच किसका, बच्चे का, सबसे हाई पिच बच्चे का, उसके बाद क्या महिलाओं का, फिर पुरुष का। इसलिए देखोगे बहुत लोग है ना, बहुत इरिटेट होते हैं जब बच्चे चिल्लाते हैं, तो है ना, जब पढ़ा रहे होते हैं क्लास में बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, बच्चे के पापा चिल्लाएंगे क्लास में गली में ना, तो उनका साउंड कैप्चर नहीं होगा, लेकिन बच्चा चिल्लाना चालू किया तो साउंड कैप्चर हो जाएगा। या फिर फीमेल चिल्लाना चालू की तो probably उनका भी साउंड कैप्चर हो जाएगा, बिकॉज़ इनके साउंड में पिच बहुत होता है ना। देखो गली की आंटियां, गली की आंटियां होती हैं, अगर 4 आंटियां खड़ी होकर कुछ बात कर रही हैं गली में तो पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है, क्लियर है। जरा बार-बार दुखती है नस पे हाथ क्यों डालते हो। यहाँ तक क्लियर है, पिच क्लियर है, पिच क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर के बारे में, क्वालिटी ऑफ टिम्बर। अगर मान लो लाउडनेस भी क्लियर है, लाउडनेस भी सेम है, दो डिवाइस इसका लाउडनेस भी सेम है, दो डिवाइस है जिसका पिच भी सेम है, पिच भी सेम है। अब कैसे पहचानोगे, अब कैसे पहचानोगे, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आप पिच से पहचान लोगे, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड वही है, लाउडनेस वही है, पिच वही है, तब कैसे पहचानोगे, तब पहचानोगे क्वालिटी के थ्रू, तब पहचानोगे आप आवाज को क्वालिटी के थ्रू या फिर टिम्बर के थ्रू, ठीक है।
क्वालिटी या फिर टिम्बर के थ्रू, राइट? तो क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों का लाउडनेस सेम है, पिच सेम है। दोनों क्या है? लाउडनेस सेम है, पिच सेम है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानेंगे क्वालिटी और टिम्बर के थ्रू, क्वालिटी और टिम्बर के थ्रू, ठीक है? ये डिपेंड करता है वेव का शेप कैसा बन रहा है, राइट? ये वेव का शेप कैसा बन रहा है डिपेंड करता है। आपको बताए थे कि जो शेप है ना, जो शेप अलग बनता है, ठीक है? आपको बता दें जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो किसमें होता है? प्रेशर में होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड का, वो किसमें होता है? प्रेशर में होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्राफ बना है, दो ग्राफ बना है अलग अलग प्रेशर में, इनका ग्राफ का शेप अलग अलग है। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है ना? ये आपका दूसरा ग्राफ है, राइट? ये आपका पहला ग्राफ है, ये आपका दूसरा ग्राफ है, ठीक है? ये आपका फ्लूइड है, ये तुम्हारा फ्लूइड है, ये तुम्हारा पियानो है, फ्लूइड और पियानो है। दोनों का ग्राफ देख लो, दोनों ग्राफ में फर्क है, ग्राफ में फर्क है। और ग्राफ में फर्क क्यों है? ग्राफ में फर्क क्यों है? ग्राफ में फर्क है इनके क्वालिटी और टिम्बर की वजह से, ठीक है? तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ टिम्बर वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो फीचर होता है जो हमें ये बताता है कि चलो ठीक है, लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, तब भी आप पहचान सकते हो कि हाँ ये किस चीज का साउंड आ रहा है, ठीक है? बताएंगे, नीचे हम सुनने के बारे में बताएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप जो चीज पढ़े थे सब चीज यहाँ पे उठा के चिपका दो, कुछ भी अलग नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आप जो पढ़े थे सब यहाँ पे चिपका दो, बस जहाँ जहाँ लाइट आएगा वहाँ वहाँ काट के साउंड कर देना, बाकी सब चीज सिमिलर है, सब चीज ए टू जेड सिमिलर है, ठीक है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना? तो किसी भी हार्ड सरफेस पे लगाने के बाद, किसी भी हार्ड सरफेस पे लगाने के बाद जो आपका साउंड है, सॉरी जो आपका साउंड है वो बाउंस बैक होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लॉज हैं वो सब यहाँ पे ओबे होते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लॉज हैं वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ओबे होते हैं, कहीं से भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ये कि कभी कभी मान लो क्या हुआ, सरफेस की वजह से या किसी चीज की वजह से आपका साउंड जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो गया, आपका साउंड जो मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो गया, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग? इसको इस्तेमाल करते हैं लोग मेगाफोन में। यहाँ पे क्या है? मेगाफोन, आपने देखा होगा ना, जब आपका मेगाफोन है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? आपका जो हॉर्न है, हॉर्न है ना, भोंपू है ना, हिंदी में बोलते हैं भोंपू, राइट? तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप जो है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? वहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपका ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट ट्रम्पेट पता है ना? ट्रम्पेट, शहनाई, शहनाई, ठीक है? शहनाई है, राइट? तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा आपका ट्रम्पेट हो गया, शहनाई हो गया, इन सब जगह मल्टीपल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है? राइट, ओके। इसके अलावा बात करें हम, तो आपने और अब मान लो ऑडिटोरियम में गए हो, किसी ऑडिटोरियम में गए हो मूवी वगैरह देखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? मूवी हॉल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवी चल रहा है ना, मूवी चल रहा है, सिनेमा हॉल है जहाँ पे मूवी चल रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे ऑडिटोरियम का जो वॉल है, जो सीलिंग्स है, ऊपर में सीलिंग्स होंगी ऑडिटोरियम की, वो क्या होंगी? थोड़ी कर्व होंगी। जो सीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी? थोड़ी सी कर्व होंगी। कर्व इसलिए होंगी ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके और हर कोने में, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके और हर कोने में जो है जो साउंड है वो पहुंच सके, हर कोने में साउंड जो है पहुंच सके, ठीक है? सपोज मान लो आप किसी के साथ गए मूवी देखने और क्या किया? कॉर्नर सीट बुक कर लिए, कॉर्नर सीट बुक कर लिए अपना क्या बोलते हैं, गोल पूरा करने के लिए, है ना, ताकि मूवी अच्छे देख पाओ, राइट? लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मान लो कि आपका साउंड नहीं आ रहा है, सीलिंग स्टेप से, सीलिंग स्ट्रेट है, सीलिंग स्ट्रेट है तो क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, साउंड हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा और साउंड हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जो दो लोग बैठे हुए हैं, है ना, जो दो दोस्त बैठे हुए हैं किसके लिए? मूवी देखने के लिए, है ना, उनको सुनाई नहीं देगा, दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है? इसीलिए ऑडिटोरियम में जो अपर वाला जो एरिया होता है, जो सीलिंग होता है, उसको कर्व किया जाता है, उसको कर्व किया जाता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो और कोने कोने तक आवाज पहुंचे, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय गोल? गोल मतलब कि यार, गोल मतलब पर्पस क्या है इनका? पर्पस है मूवी देखना, राइट? और मान लो कि खूबचे बैठे हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, कॉर्नर सीट पे बैठे हैं और वहाँ पे सीलिंग जो है स्ट्रेट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, तो इनका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं लोग देख नहीं पाएंगे, मूवी समझ नहीं आएगा बिना सुने। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ओके। इसके अलावा कुछ और बात, इसके अलावा कुछ और बात और कहाँ का इस्तेमाल होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो अगेन मान लो कि एक एक मान लो कि अगेन एक मूवी और लेते हैं ना, एक मूवी और लेते हैं, ठीक है? एक मूवी और लेते हैं, तो पहला चीज़ तो ये है कि सीलिंग को क्या करेंगे, वो लोग सीलिंग को क्या करेंगे? कर्व कर देंगे, सीलिंग को क्या करेंगे? कर्व कर देंगे, सीलिंग को कर्व कर देंगे, राइट? या फिर एक कर्व बोर्ड लगा देंगे। सीलिंग अगर मान लो स्ट्रेट आपका है और सीलिंग मान लो स्ट्रेट है, तो यहाँ पे कर्व बोर्ड लगा देंगे ताकि प्रॉपर साउंड रिफ्लेक्शन हो जाए। समझ लो, सीलिंग मान लो स्ट्रेट है, राइट? यहाँ पे कर्व बोर्ड लगा देंगे ताकि प्रॉपर साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए। अब बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है? आपको परसिस्टेंस ऑफ साइट पढ़ाए थे ना? परसिस्टेंस ऑफ साइट पढ़ाए थे, जब आपको लाइट के बारे में बताया, जब आपको आई के बारे में पढ़ाए थे, तब परसिस्टेंस ऑफ साइट के बारे में बताए थे, है ना? राइट? तो सेम होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, सेम होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ विजन था, जब परसिस्टेंस ऑफ विजन था, है ना, आई पढ़ाते बताए थे, यहाँ बोले थे कि 1/16 कितना होता है? 1/16 होता है। ये कितना होता है? 1/16 होता है, मतलब आपके आँख के सामने से कुछ अगर हट जाता है तो 1/16 ऑफ सेकंड तक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक आपकी आँख के सामने रहता है, राइट? जिसके थ्रू क्या होता है? बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सेम चीज हो रहा है साउंड कैटेगरी में, यहाँ पे सेम चीज हो रहा है साउंड की कैटेगरी में। ह्यूमन ईयर्स कैन हियर द साउंड सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली ओनली इफ दे आर इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड, ठीक है? अगर मान लो 0.1 सेकंड, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना हो गया आपका? 1/10 ऑफ सेकंड, 1/10 ऑफ अ सेकंड, ठीक है? परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना था? 1/16 था ना? परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना था? 1/16 था। परसिस्टेंस ऑफ विजन था 1/16 और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है? 1/10, 1/10। इस वैल्यू को आप याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं इको के बारे में। इको क्या होता है? अब बात करते हैं इको के बारे में। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, उसको बोलते हैं इको, उसको बोलते हैं इको। आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ पे चले गए, दो लोग पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे चढ़ के वहां चिल्ला रहे हैं, नाम चिल्ला रहे हैं, वहां से नाम जो है वापस चिल्ला रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, वापस आपको सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं इको, उसको बोलते हैं इको, है ना, उसको बोलते हैं इको, ठीक है? और इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए, इट शुड बी 17 मीटर। तो अगर सवाल पूछता है कि इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर, 17 मीटर, ठीक है? आगे बात करते हैं रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन क्या होता है? तो अगर प्रोलॉन्ग्ड साउंड आपको सुनाई दे, है ना, अगर आपको प्रोलॉन्ग साउंड सुनाई दे, राइट, द साउंड प्रोड्यूस्ड इन हॉल अंडरगो द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग साउंड सुनाई दे रहा है कुछ, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्बरेशन का सिंपल सिंपल मीनिंग अगर बताएं, सिंपल मीनिंग बताएं तो रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ इको, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ इको, रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ इको, ठीक है? इको की वजह से जब साउंड रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दे, इको की वजह से जब साउंड जो है उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? रिवर्बरेशन बोलेंगे, रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन होने का चांस कहाँ पे? हाई चांस कहाँ पे होने का? ऑडिटोरियम में, मूवी हॉल में। ऑडिटोरियम हो गया, मूवी हॉल हो गया, राइट? वहाँ पे क्या होता है
इसका जो रिवर्बरेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखो, जब आप मूवी हॉल में जाओगे, इसलिए आप मूवी हॉल में जाओगे तो रिवर्बरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किया जाता है ना? रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपिटेशन ऑफ इको होता है ना? रिपिटेशन ऑफ इको होता है। तो रिपिटेशन ऑफ इको में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा साउंड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, आप उसको देखें कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो सपोज मान लो यहाँ मूवी चल रहा है ना? यहाँ क्या चल रहा है, मूवी चल रहा है, ठीक है? 2 लोग यहाँ पे मूवी में, आप देखोगे जो सीलिंग ऊपर है, ऊपर जो सीलिंग है, राइट? सीलिंग जो है वहाँ पे कुछ गद्दा सा इस्तेमाल किया जाता है, हल्का सा साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। या फिर देखोगे जो आपका मूवी हॉल है, वहाँ पे बहुत सारे पर्दे लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं, बहुत सारे क्या लगे हैं, पर्दे लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं, कर्टन क्यों लगे हैं? कर्टन क्यों लगे हैं? कर्टन इसलिए लगे हैं जो एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, है ना? मूवी हॉल में देखोगे बहुत सारे कर्टन्स लगे होते हैं, मोटे-मोटे, बड़े-बड़े, क्यों? ताकि एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिवर्बरेशन खत्म हो जाएगा, रिवर्बरेशन खत्म हो जाएगा तो आपको क्लियर कट बढ़िया आवाज़ सुनाई देगा, क्लियर कट बढ़िया आवाज़ आपको सुनाई देगा, ठीक है? इसके अलावा देखोगे जो आपकी चेयर है ना? जो मूवी हॉल में चेयर होते हैं, जो चेयर होते हैं या फिर कुर्सी है ना? राइट? ये चेयर है, तो चेयर जो है ये काफ़ी गद्दे वाले चेयर होते हैं। चेयर जो है काफ़ी गद्दे वाले होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो गद्दा लगा है चेयर में, जो चेयर में गद्दा लगा है, वो भी एक्स्ट्रा साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो भी एक्स्ट्रा साउंड को क्या करेगा, एक्स्ट्रा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? ये भी एक्स्ट्रा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? तो ऊपर में क्या लगता है, ऊपर में फायर बोर्ड लगा दिया, ऊपर फायर बोर्ड लगा दिया, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ मूवी हॉल चल रहा है और बड़ा सा ऑडिटोरियम है, तो ऊपर का सीलिंग का जो वॉल है, वो प्लेन रखो मत, उसको खुरदरा रखो, है ना? सीलिंग का जो वॉल है, उसको क्या रखो, उसको खुरदरा रखो, प्लेन मत रखो, ठीक है? राइट? है ना? खुरदरा रहेगा, अगर वो खुरदरा रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा, तो प्रॉपर्ली साउंड जो है वो बस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे फायर बोर्ड लगा दो, फायर बोर्ड लगा दो, क्या होगा, एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तीसरा चीज़ ये है कि ऊपर में हल्का सा वेंट छोड़ दो, ऊपर में हल्का सा वेंट छोड़ दो, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा साउंड जो वेंट निकल जाएगा, एक्स्ट्रा साउंड जो वेंट निकल जाएगा। चौथा काम क्या है, कर्टन लगा दो, कर्टन लगा दो, बहुत सारे कर्टन लगाओगे, कर्टन क्या करेगा, एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, रिवर्बरेशन खत्म, साउंड क्लैरिटी अच्छा हो जाएगा। जो चेयर है वो बढ़िया इस्तेमाल होता है, गद्दे वाला चेयर इस्तेमाल होता है ना? राइट? गद्दे वाला चेयर इस्तेमाल होता है ताकि जो गद्दा है, जो स्पंज है, वो एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब कर ले, एक्स्ट्रा साउंड को क्या एब्जॉर्ब कर ले, है ना? जो सीट होता है वो एक्स्ट्रा साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे जो तरीके हैं, ठीक है? क्या क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बताओ? ठीक है, चलो अब आते हैं डाउट पे। एक डाउट है कि सर व्हाट इज़ हार्मोनिक इको? हार्मोनिक इको कुछ नहीं होता है, जो परमाणु होता है बेसिकली ये है ना, कि जब साउंड रिफ्लेक्ट बैक होता है, मतलब जब इको हो रहा होता है ना? जब इको हो रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी अगर ओरिजिनल साउंड से इको की वजह से मल्टीपल फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है? क्लियर है? ओके? जब बेसिकली आवाज़ सरफेस से टकरा के वापस आती है, जब इको होता है, तो उस इको में ओरिजिनल आवाज़ के साथ-साथ मल्टीपल आवाज़ सुनाई देते हैं, है ना? जिसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो आता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2x हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3x हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग हार्मोनिक इको, हार्मोनिक इको, है ना? ठीक है। सपोज मान लो तुमको एक नोट बजाए, तुमने एक नोट बजाया जिसमें फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी। आप एक नोट बजाए जिसमें फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी, लेकिन ये नोट जो है किसी वजह से इको हुआ और इको होने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, 200 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बढ़ के 400 हर्ट्ज हो गया, 400 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, दो गुना, तीन गुना, चार गुना बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे हार्मोनिक्स, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है? तो जब भी इको में एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जब भी इको में एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, है ना? तो उसको हार्मोनिक्स बोलेंगे, ठीक है? ओके? क्या क्लियर है? चलो, ओके। तो यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं ऑटोरिया में, किस तरह आप रिवर्बरेशन को जो है कम कर सकते हो, उसके कुछ मेथड बताए गए हैं, है ना? इस सन के रूफ में क्या करो, जो आपके सीलिंग के रूफ है वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप फायरबोर्ड लगा दोगे, रफ प्लास्टर कर दोगे, राइट? इसके अलावा विंडो स्पेस छोड़ दोगे, इसके अलावा हैवी कर्टन का इस्तेमाल करोगे ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, सीट जो है वो प्रॉपर अच्छा इस्तेमाल करोगे गद्दे वाला, ताकि साउंड जो एब्जॉर्ब हो जाए, जो आपको बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। अब बात करते हैं लोग रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में, है ना? तो 20 से लेके 20,000 जो हर्ट्ज होता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर आपको एग्जाम में ये भी लिख देगा 20 केजी हर्ट्ज, आपको एग्जाम में 20 केजी हर्ट्ज भी लिखता है, 20,000 ना लिखे 20 केजी हर्ट्ज भी लिख देगा। इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड या फिर सोनिक साउंड, इसको बोलते हैं सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड ये वो साउंड है जो आप सुन सकते हो 20 से लेके 20,000 तक के हर्ट्ज तक का साउंड, उसको बोलते हैं लोग ऑडिबल साउंड या फिर सोनिक साउंड, ठीक है? क्लियर है? अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहा, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहा, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रा साउंड, इंफ्रा साउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड,
इंफ्रासोनिक साउंड। अगर फ्रिक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहा, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहा, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ऑडिबल साउंड बोलेंगे। इसको बोलेंगे ऑडिबल साउंड या फिर सोनिक साउंड, सोनिक साउंड। और अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर रहा, अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट किया, कुछ नहीं किया है। ठीक है रावण, राइट। चलो अब एग्जांपल्स देख लो, अब एग्जांपल्स देख लो। इंफ्रा साउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड सुन कौन पाएगा? जो इंफ्रा साउंड है या फिर इंफ्रासोनिक साउंड है, ये कौन सुन पाएंगे? ये एनिमल सुन पाते हैं, जानवर सुन पाते हैं, एनिमल्स, है ना, एनिमल्स। इसके अलावा जो आपका सोनिक साउंड है, जो ऑडिबल साउंड है, वो हम लोग सुन पाते हैं, ह्यूमन सुन पाते हैं। तो ह्यूमन का जो हियरिंग रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, और जो आपका अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड है, ये कौन सुन पाएगा? तो ये आपके बैट्स, दैट इज चमगादड़, है ना, ये आपके सुन पाते हैं। बेसिकली ये मूवमेंट ही करते हैं इसके वजह से, ये इसके वजह से मूवमेंट ही कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक। सपोज मान लो एक इंडस्ट्री है, आपके आपके एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में क्या करते हो? आप मेटल ब्लॉक बनाते हो। आपने इस तरह से बहुत सारे मेटल ब्लॉक बना लिए, आपने इस तरह से बहुत सारे मेटल ब्लॉक बना लिए, राइट। इस मेटल ब्लॉक के बगल में, साइड में बहुत सारे डिवाइस रहेंगे जो कि डिटेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डिटेक्टिंग डिवाइस। यहाँ पे होंगे बहुत सारे डिटेक्टिंग डिवाइस, बहुत सारे डिटेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, अब मान लो आपने मेटल ब्लॉक बना दिया, और इस मेटल ब्लॉक में क्या है? इस मेटल ब्लॉक में क्या है? में क्रैक्स है ना, इस मेटल ब्लॉक्स के ब्लॉक के अंदर क्रैक है। ठीक है, इस मेटल ब्लॉक के अंदर में क्या है? क्रैक्स है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अल्ट्रा, सपोज यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड भेजेंगे, हम लोग करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड भेजेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड आएगा और क्रैक्स में टकरा के वापस आ जाएगा, क्रैक्स में टकरा के क्या होगा? वापस आ जाएगा। अब ये जो डिवाइस है, ये कैलकुलेट करेगा कि भाई साउंड कितना देर में आया, कैलकुलेट टकरा कहाँ पे डेविएशन हुआ, इसका कितने समय में डेविएशन हुआ, इन सब एनालिसिस पे ये बता देगा डिवाइस कि हाँ मेटल ब्लॉक जो है वहाँ पे कहाँ पे क्रैक्स है, उसको आप लोग इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक। इसके अलावा इस्तेमाल होता है जो कोई मान लो मशीनरी है, राइट, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, तो वहाँ पे उसको क्लीन करने में काम आता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में काम आता है, किडनी स्टोन को ब्रेक करने में काम आता है, सोनार में काम आता है। व्हाट इज सोनार? व्हाट इज सोनार? ठीक है, रोहित टेलीग्राम ग्रुप कब ओपन होगा? टेलीग्राम ग्रुप करते हैं मंडे को ओपन ना, मंडे को केमिस्ट्री का पहला क्लास लेते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करते हैं। ठीक है रोहित, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सोनार के बारे में। सोनार क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग? अब ये होता क्या है? सपोज मान लो कि ये आपके पास क्या एक बोट है, क्या है बोट, एक नाव है, आपके पास क्या एक बोट एक नाव है ना। ठीक है, इस तरह से आपका नाव है, क्या मस्त नाव बनाया है। यहाँ पे क्या है? दो लोग बैठे हुए हो, यहाँ पे क्या है? दो लोग बैठे हुए, पहला इंसान और यहाँ पे दूसरा इंसान है, दो लोग बैठे हुए हैं। अब क्या है? ये जो नाव है, ये बोट है। अच्छा मान लो कुछ टाइम पहले टाइटैनिक हुआ था, और टाइटैनिक में क्या हुआ? नाव डूब गया, टाइटैनिक में क्या हुआ? नाव जो है डूब गया, एक बोट डूब गई, राइट, एक बोट डूब गई। इस बोट पे दो लोग हैं जो मस्त लेटे हुए हैं, अंदर डूबे हैं, मर चुके हैं, right? और ये नाव डूबी हुई है, नाव डूबी हुई है, और ये आपका वाटर लेवल है, ये आपका वाटर लेवल। ठीक है, ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रही है, फर्स्ट वाली जो बोर्ड बाहर है, जो आपको बोर्ड बाहर दिखाई दे रही है, इस पे क्या है? सोनार लगा हुआ है। इस बोर्ड पे क्या लगा हुआ है? सोनार लगा हुआ है। इस बोर्ड पर सोनार इंस्टॉल है, मतलब ये कि यहाँ पे दो डिवाइस होगा, पहला होगा ट्रांसमीटर और दूसरा डिवाइस का नाम क्या है? रिसीवर। पहला होगा ट्रांसमीटर और दूसरा क्या होगा? रिसीवर। ठीक है, सर टॉपिक नहीं हुआ है, पर मैं बता देना बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो पहला ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। सोनार में क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो निकलता है, टकराता है, और टकरा के रिसीवर में एक्सेप्ट होता है। टकरा कहाँ जाता है? रिसीवर में आता है। निकलता है कहाँ से? ट्रांसमिशन, ये क्या क्या बोलते हैं आपका, ट्रांसमीटर से। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो क्या होगा? रेडिएट होगा, निकलेगा, एमिट होगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें टकराया कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे रिसीव होगा? रिसीवर में रिसीव होगा। कितने देर में आया है, टकराया है, किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, और कितने देर में ऊपर पहुंचा है, इन सबको कैलकुलेट करके हम लोग समझ पाएंगे कि अंदर नाव डूबी है या नहीं डूबी है। अंदर कितने नाव नाव जो कितनी बड़ी हो सकती है, जहाज कितनी बड़ी हो सकती है, बेसिकली इसका अनुमान लगा लेते हैं। ये आपका क्या है? सोनार है। ये क्या है? सोनार है। ठीक है, क्लाउड पढ़ा दिया है, बहुत बार रिपीट भी करवाया था सर ने, हो तो गया यार। सर क्रैक वाला शायद सीडीएस में पूछा था। अस्मित, सीडीएस का ही सवाल है सारा का सारा। हम सीडीएस के क्वेश्चंस को ही लेके, सीडीएस की पीवाईक्यू को ही लेके कंसेप्ट में परिवर्तन कर दिए हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्लियर है?
ठीक है भैया जी, सोनार क्लियर हो गया। सोनार क्या क्या होता है? तो सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक होता है, जिसमें दो डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है, टकराता है, ऊपर जाता है, निकलेगा कहाँ से? ट्रांसमीटर से। रिसीव कहाँ होगा? रिसीवर में। और इससे आइडिया लग जाता है कि अंदर क्या है ना, समुद्र के अंदर क्या है, डेप्थ ऑफ द सी में क्या है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाते हैं हम लोग, एनिमी शिप को हम लोग लोकेट कर पाते हैं, सबमरीन्स को लोकेट कर पाते हैं। इसका एप्लीकेशन है, इसका ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, बुझा रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक नंबर के बारे में। अब बात करेंगे मैक नंबर। ओके सर, बोट में सोनार है, ये जरूरी है क्या? रावण, डिपेंड करता है कि आपका बोट का पर्पस क्या है। अगर आप मछली पकड़ने वाले बोट का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, तो सोनार नहीं होगा उसमें। ठीक है, या फिर जो आप ये क्या बोलते हैं, नैनीताल झील में जाके जो आप बोटिंग करते हो, उसमें सोनार नहीं होता है। जो बड़े जहाज होती हैं, जो बड़ी जहाज होती हैं, जिनका काम ही होता है कि डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र के अंदर क्या है उसका खोज करना, है ना। इसके अलावा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का खोज करना, जो बड़ी जहाज होती हैं, राइट, उसमें आपके सोनार होते ही होते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब बात करते हैं मैक नंबर के बारे में। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर क्या होता है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई पर्टिकुलर स्पीड से गुजर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर स्पीड से गुजर रहा है, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। जो नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका मैक नंबर होगा। जो नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका मैक नंबर होगा। ठीक है, अगर मान लो इसका जो डिवाइड करने पे जो नंबर आया वो 1 से कम है, वो 1 से कम है, तो क्या होगा? सबसोनिक होगा, है ना, राइट। जो अगर 1 से कम आ रहा है तो क्या होगा? सबसोनिक होगा। अगर 1 के बराबर आया, मैक नंबर 1 के बराबर आया, मतलब मान लो जो ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रही है ना, यहाँ पे कोई 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 प्लेन है जो फ्लाई कर रही है, राइट, उसका स्पीड जो है 330 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट स्पीड हो गया, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज अगेन 330 मीटर पर सेकंड। वैल्यू बनाया, मतलब ये आपका क्या है? मैक्स स्पीड है, ये आपका क्या है? मैक नंबर है। यहाँ पे क्या मैक नंबर है? तो जो भी चीज जो इस मैक नंबर पे रहेगा, जो भी चीज जो इस मैक नंबर पे रहेगा, मैक नंबर 1 आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसोनिक, उसको बोलेंगे ट्रांसोनिक। फिर आपका आता है सुपरसोनिक। अगर वैल्यू 1 के ऊपर हो गया, अगर वैल्यू 1 के ऊपर चला गया, मैक नंबर 1 के ऊपर चला गया, तो बोलेंगे सुपरसोनिक। अगर वैल्यू 5 के ऊपर चला गया, दैट इज मैक नंबर 5 के ऊपर चला गया, तो बोलेंगे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्लियर है क्या? असमित क्या पूछो, समझ नहीं आ रहा। डूबी वाली में हो या ना हो कोई, असमित देखो दरकार नहीं है कि अंदर में तुम मतलब कि अंदर में कोई बोट है उसमें कोई हो या ना हो, राइट। मतलब सिंपल चीज है कि पानी के अंदर क्या है उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पानी के अंदर कुछ भी हो, राइट। कोई जहाज भी हो या फिर कोई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हो या फिर एनिमी शिप को लोकेट करना है, सबमरीन कुछ भी हो, उसको हम लोग यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना मैक नंबर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अगर 1 के नीचे आया तो सबसोनिक, 1 के ऊपर गया ट्रांसोनिक, सॉरी 1 आया तो ट्रांसोनिक, 1 के ऊपर गया तो आपका सुपरसोनिक, और 5 के ऊपर पहुंच गया तो हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, ठीक है, जिसको पाकिस्तानी बोलते हैं कि वी कैन ट्रेस देम। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, मैं रावण को बता रहा था, ओके ओके ओके। अब बात करते हैं सोनिक बूम के बारे में। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम क्या होता है? तो सपोज मान लो कि कोई जेट है जो आपके घर के पास से बहुत तेजी से गुजरी है। जब जेट बहुत तेजी तेजी से घर के पास गुजरेगी तो उसका साउंड क्या होगा? जेट मोस्टली जो सुपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक बहुत कम, सुपरसोनिक होती है मोस्टली। ठीक है, तो अगर सुपरसोनिक स्पीड से कोई जेट निकल रही है, जेट निकल गया घर के आसपास, तो वो एक शॉक वेव क्रिएट करेगी। उस शॉक वेव की वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन वाला साउंड सुनाई देगा। उस शॉक वेव जनरेट होने की वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन वाला साउंड सुनाई देगा, जिसको बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम, और ये साउंड इतना तगड़ा होगा कि आपके घर का जो खिड़की दरवाजा है वो टूट जाएगा। ठीक है, राइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है तो क्या होता है? वो शॉक वेव्स क्रिएट करता है। वो शॉक वेव क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। और सोनिक बूम जो है एक बड़ा सा धमाका वाला साउंड होता है, जिसकी वजह से आपके घर के जो खिड़की दरवाजे ग्लास होंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल नहीं कहते डिस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट, चलिए। तो फर्स्ट सुपरसोनिक जो जेट क्राफ्ट वो कब बने? 1948 में बने। 1948 में बने थे। एक्चुअली 47 होनी चाहिए, 48 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना। 1947 होनी चाहिए। नाम क्या था किसी को? नाम मालूम है? बेल एक्स वन। नाम क्या था? बेल एक्स वन। बेल एक्स वन, ठीक है, यूएसए। बेल एक्स वन यूएसए। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? वाह रे क्या ही बोले। स्पीड ऑफ अच्छा, कोई लिमिट पूछ रहे हो? लिमिट नहीं प्रिंस, देखो लिमिट कुछ नहीं है। लिमिट जो है आप साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड में आप लेके जा सकते हो, बिल्कुल। अगर साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड लेके जा रहे हो आप, तो ऑब्वियसली सुपरसोनिक होगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जा रहे हो, राइट, तो क्या होगा? आपका हाइपरसोनिक होगा। हाइपरसोनिक, कोई पर्टिकुलर लिमिट अभी नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन करेंगे रिवाइज करने के बाद। सर, कान के पर्दे फट सकते हैं क्या शॉकवेव से? बाबा टिल्लू, आपके कान के पर्दे, आपके गेट के पर्दे, आपके जंगला जो है, विंडो है उसके पर्दे, राइट, आपके बहुत जगह के पर्दे जो है वो फट सकते हैं इससे, है ना। ठीक है, ग्लास टूट सकता है तो पर्दा फटेगा ऑब्वियसली। चलो, सर सोनिक बूम कितने मैक के जेट से होगा? ओके, सक्षम थापा, सोनिक बूम जो है वो सिंपल जान लो कि अगर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, अगर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है तो सोनिक बूम होगा। अगर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है तो सोनिक बूम होगा। और स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है तो क्या होगा? या तो मैक नंबर 1 होगा या तो मैक नंबर 5 होगा, है ना, क्लियर है?
क्लियर है क्या? चलो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, चलिए हम लोग पढ़े साउंड के बारे में। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस जो किस फॉर्म में बहता है, वेव के फॉर्म में बहता है। ये वेव क्या है? वेव क्या है? एक एनर्जी है जिसको आप डिस्टर्ब कर दियो, है ना? एक डिस्टर्बेंस है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिंपल, बहुत सिंपल। साउंड जो है ये आपका मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रैवल करता है। इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, बट इसको चाहिए होता है ना? अच्छा, इसके बाद ये वैक्यूम में ट्रैवल करेगा। ये वैक्यूम में ट्रैवल करेगा, करेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज ये केवल मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर पाता है ना? इसके बाद क्या होता है? जो साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे अंदर क्या है? वाइब्रेट हो रहा है। हमारे अंदर क्या वाइब्रेट हो रहा है? बताओ जरा। लैरिंग्स वाइब्रेट हो रहा है बे, ठीक है? तो हमारे अंदर जो है लैरिंग्स जो है वाइब्रेट हो रहा होता है, जो कि वोकल बॉक्स बोलते हैं इसको हम लोग, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात की स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और टेंपरेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। इसके बाद बात की वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ कैसे ध्यान रखना, आप मीटर होता है। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में? एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, उसको फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। इसका एस्टिमेट क्या होता है? मीटर होता है। और एम्पलीट्यूड को हम मेजर किस में करते हैं? पास्कल, पास्कल में, दैट इज प्रेशर में। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एस्टिमेट होता है सेकंड इसका। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन हुआ है, एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसका एस्टिमेट होता है हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, राइट। मृत्युंजय, हमारे अंदर क्या वाइब्रेट होता है? मृत्युंजय, तुम्हारे अंदर देखो बेसिकली ना लैरिंग्स वाइब्रेट होता है ना? तुम्हारे अंदर वाइब्रेट जो हो रहा है उसको बोलते हैं लैरिंग्स, है ना? लैरिंग्स दैट इज वॉइस बॉक्स, जिसके वजह से वॉइस निकला है तुम्हारे गले से। इसके अलावा कुछ और वाइब्रेट हो सकता है ना? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिलहाल तो इतना जान लो, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन के बारे में। किसके रिलेशन के बारे में? एफ एन टी के रिलेशन के बारे में। तो एफ एन टी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर बात करेंगे रिलेशन के बारे में किसके? वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, राइट। हाइपरसोनिक से भी कुछ ज़्यादा मैक होता है क्या सर? पीयूष कुमार, पीयूष कुमार अभी तक तो नहीं आया कुछ, अभी तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इनका रिलेशन आपको दिखाते हैं। वेलोसिटी इक्वल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की पता करती है हम लोग वेवलेंथ को, बिकॉज आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या शो कर रहा था? वेवलेंथ शो कर रहा था डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है ना? इसके अलावा इसको इंटू वन कर दिया, कोई मत, कोई इससे नुकसान तो होगा नहीं, इंटू वन कर दिए। लेकिन फायदा हो जाएगा, फायदा ही हो जाएगा कि हम लोग वन बाई टी निकाल लेंगे। वन बाई टी क्या होगा? आपका एफ होगा। तो वन बाई टी के बदले सीधे आपको एफ पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा? हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, ओके। सर मेरा 10th क्लास में आधार कार्ड मेरे नाम से रिप्लेस हो गया है। ओके, एलिजिबल होगा सीडीएस के लिए? एक काम करो, सीडीएस का फॉर्म भरते वक्त ना देवी प्रसाद कोई और आईडी कार्ड देना, आधार कार्ड मत देना, कोई आईडी कार्ड देना। उस आईडी कार्ड को एग्जाम लेके जाना। मीन वाइल आप आधार कार्ड को रेक्टिफाई करने के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो। फिर बात की हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। साउंड, साउंड क्या होता है? साउंड क्या होता है? पिच क्या होता है ना? क्वालिटी टिम्बर क्या होता है? क्वालिटी टिम्बर क्या होता है? ध्यान रखना है, जो आपका लाउडनेस है, जो लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। जो पिच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी फ्रीक्वेंसी का। सबसे ज्यादा पिच होगा आपका न्यूबॉर्न बेबी का, फिर आपका आती है फीमेल महिलाएं, और फिर आते हैं आपके पुरुष मेल। ठीक है, चलिए। फिर आपको बात करें कि टिम्बर क्या होता है, तो हमें लाउडनेस और पिच सेम है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? टिम्बर, टिम्बर या क्वालिटी के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात करें, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही था, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े हम लोग, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या है? मेगाफोन है, हॉर्न है, ट्रम्पेट है, सनाई है, राइट? ये सब एप्लीकेशन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकेंगे कैसे? इसके बारे में बात की कैसे रोकेंगे हम लोग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या था? 1/10 था। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या था? 1/16 था। इको क्या होता है? इको ये होता है जब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो, जब साउंड रिफ्लेक्ट हो जाए उसको बोलते हैं इको, इको, राइट? और जब जब इको भी रिफ्लेक्ट होने लग जाए, जब इको भी रिफ्लेक्ट होने लग जाए तो क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। फिर बात करते हैं हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। रेंज ऑफ हियरिंग में हम लोग ये समझे कि इंफ्रासाउंड क्या होता है, जो एनिमल सुनते हैं। ऑडिबल साउंड क्या होता है, जो ह्यूमन सुनते हैं। और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जो बैट सुनते हैं। ठीक है, सबके रेंज ऑफ हियरिंग ध्यान रखना आपको। 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासाउंड, 20 से 20,000 हर्ट्ज है तो आपका सोनिक साउंड हो जाएगा, ऑडिबल साउंड हो जाएगा। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है तो क्या होगा? अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, राइट? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो आप ध्यान रखोगे। फिर बात की सोनार के बारे में। सोनार का एप्लीकेशन क्या होता है? मैक स्पीड क्या होता है ना? मैक नंबर क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइड बाई साउंड का स्पीड। ठीक है, वन से कम है तो आपका सब सोनिक होगा। वन है, वन के बराबर है तो आपका ट्रांसोनिक होगा। वन के ऊपर है तो सुपरसोनिक होगा, और 5 के ऊपर है तो क्या होगा? आपका हाइपरसोनिक होगा, हाइपरसोनिक। ठीक है, ओके, चलो। सुपरसोनिक बूम क्या था आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जो आपको शॉकवेव सुनाई देता है, जो आपको शॉकवेव फील होता है, राइट? जब भी कोई ट्रैवल करेगा आपके स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के ज़्यादा स्पीड से, तो आपको एक शॉकवेव फील होता है ना? एक बूम सा आवाज आता है, उसको बोलते हैं सोनिक बूम, सोनिक बूम। और फर्स्ट जो आपके सुपरसोनिक जेट जो है, जो बने थे वो 1947 में बने थे, जो कि सोनिक बूम क्रिएट करता है, सुपरसोनिक जेट, राइट? नाम था बेल X1, जो कि यूएसए ने बनाया था। ठीक है, क्लियर है? सर आपने जो बायोलॉजी कराई वो क्लास 11 लेवल की, क्लास 11 थी नहीं, क्लास 12 लेवल का भी काफी सारे कंसेप्ट जो हैं पढ़ाए हैं, जैसे सेंट्रल सेंट्रल डोगमा वगैरह जो है ना, वो आपको क्लास 12 में मिलेगा अनमोल, तो वो सभी हम कवर किए हैं। ठीक है, राइट? तो जो भी आपका चल रहा है, जो भी तुम्हारा चल रहा है, चाहे ज्योग्राफी चल रहा हो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स चल रहा हो, चाहे बायोलॉजी खत्म हो चुका हो, फिजिक्स कल खत्म हो जाएगा, इन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाएगा वो एसएसबी जाएगा, सीधा साफ बात है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहना। प्रीवियस क्वेश्चन के प्लेलिस्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे, हम करवा रखे हैं। बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब करा रखे हैं, और बहुत अच्छे से कराएं, तो उसको आप कवर कर लेना। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं सवाल पे। बिल्कुल, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर क्लास 10th में मेरा नाम कुछ मेरा नाम करेक्शन किया था, कुछ आगे दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट सही रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो इन्वायरमेंट अब करा हुआ है कि नहीं, इन्वायरमेंट का ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। ओके चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 132, ट्राई टू आंसर इट। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन एयर। साउंड वेव जो है एयर में प्रोपेगेट हो रहा है, इसके बारे में कौन से कथन जो है, कौन से निम्नलिखित कथन जो है वो सही है। ठीक है, सबका आंसर भी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं साउंड वेव और ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। ट्रांसवर्स होते हैं क्या? नहीं, ट्रांसवर्स बिल्कुल नहीं होते हैं। मैकेनिकल होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। साउंड वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गिवन मीडियम। किसी भी गिवन मीडियम में, किसी भी गिवन मीडियम में साउंड के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है। चार स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल द फ्रीक्वेंसी। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट ऑल फ्रीक्वेंसी एट हायर फ्रीक्वेंसी। तीसरा, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर फ्रीक्वेंसी। एंड फोर्थ वन इज योर स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर इन हायर वेवलेंथ। हाँ ये तो बिल्कुल जो आपका यूनिवर्सल वैल्यू है ना उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149। जो लोग बी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलो। यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी, यहाँ बोला स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम एट ऑल द फ्रीक्वेंसी। बताओ। बिल्कुल ए होगा। ठीक है, हिमांशी का राइट है। कुछ लोग बोल रहे हैं ए, बिल्कुल ए राइट है, बिल्कुल ए राइट है। आपको रिलेशन वहाँ पे नहीं बताए थे, जब नहीं बताया तो नहीं होगा, सीधा सीधा सा बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जो कैसे मेजर करेंगे हम लोग, किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो पास्कल, दैट इज प्रेशर। बताए थे हमको, बताए थे, लिखवाए थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई घुमाया नहीं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसका ऑप्शन बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। होता क्या है बेसिकली कि आपका जो ईयर है उसमें उसमें एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं कोकिला। राइट, राइट, यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली स्पाइरल सेट होता है। क्या होता है आपका? हल्का सा स्पाइरल सेट होता है। ये क्या होता है? हल्का स्पाइरल सेट होता है। इस स्पाइरल अच्छा ये होता कहाँ पे? तो आपके इनर ईयर में होता है। ये कहाँ होगा? आपके इनर ईयर में, इनर ईयर में होगा। किस शेप में होगा? तो स्पाइरल शेप में होगा। किस शेप में होगा? स्पाइरल शेप में होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फ्लूइड होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फ्लूइड होगा। इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड होगा। ठीक है, ये करेगा क्या? ये आपके हर सेल्स को क्या जो हर सेल में जो प्रेशर वाइब्रेशन हो रहे हैं, आपके ईयर के जो सेल्स हैं, आपके ईयर के जो सेल्स हैं, राइट, वहाँ पे जो प्रेशर वाइब्रेशन हो रहे हैं, उन प्रेशर वाइब्रेशन को कैच करेगा। उन प्रेशर वाइब्रेशन को कैच करेगा। कैच करने के बाद उनको ऑडिटरी नर्व के थ्रू, उनको उनको ऑडिटरी नर्व की हेल्प से, ऑडिटरी नर्व की हेल्प से इनको कहाँ भेज देगा? इनको ब्रेन तक भेज देगा। इनको क्या करेगा? ब्रेन तक भेज देगा। कैसे भेज देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल कोकिला बहन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कोकिला बहन क्या करती है? हमारे इनर ईयर में रहती है। पायल होगा ये, इसके अंदर फ्लूइड होगा। ये क्या करेगा? जितने भी प्रेशर वाइब्रेशन है, जितने भी प्रेशर वाइब्रेशन है, राइट, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व से होते हुए इनको ब्रेन तक पास कर देगा। उनको ब्रेन तक पास कर देगा। ठीक है, तो लास्ट संडे के टेस्ट में था ये क्वेश्चन। अच्छा चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 146, सवाल नंबर 146। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है जो स्पीड ऑफ साउंड वेव के बारे में बताए गए हैं और सत्य नहीं है। रसोड़े में कौन था? परमार सर थे, सागर सर थे। बहुत मार खाओगे तुम लोग। बताओ। बिल्कुल सबका आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। आपको बताए थे कि तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। कैसे होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। टेंपरेचर बढ़ाओगे, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। आपको पता है कि जब चीज गर्म होता है ना तो ज्यादा वाइब्रेट करता है, राइट। तो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, वाइब्रेशन ज्यादा होगा। वाइब्रेशन ज्यादा होगा, पार्टिकल मूव ज्यादा करेंगे, और डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा वेव्स क्रिएट होंगे, जल्दी वेव जो है वो ट्रांसफर होंगे, है ना, राइट। और साउंड जो है वो स्पीड मूव करेगा, साउंड जो है वो क्या होगा? स्पीड मूव करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो राइट है। ठीक है, ओके चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन पे जो कि न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है। द साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kg हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। जैसा कि हम बताते हैं कि डेटा पहले लिखो, जैसे फिजिक्स का सवाल आएगा डेटा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो डेटा गिवन है पहले वो लिखो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ऑल तो बहुत सिंपल है, राइट। फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया फ्रीक्वेंसी? 1 kg हर्ट्ज। 1 kg हर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1000 हर्ट्ज आएगा। 1000 हर्ट्ज आएगा ना, राइट, है ना। ये आपको कराए भी थे कुछ देर पहले हम कि 1 kg हर्ट्ज को 1000 हर्ट्ज बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा लैम्डा का वैल्यू कितना गिवन है? लैम्डा का वैल्यू कितना कितना गिवन है? लैम्डा मतलब वेवलेंथ कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। आंसर में स्टार्ट हो गया, मृत्युंजय का आंसर बिल्कुल राइट है, रावण का भी राइट है। ठीक है, 2 सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन समझते हैं फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 kg हर्ट्ज, दैट इज 1000 हर्ट्ज।
लैम्डा गिवन है आपका कितना 50 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लोगे 0.5 सेंटीमीटर। नॉन साइंस वाले ध्यान देना, ठीक है। क्या पूछा है, डिस्टेंस टू ट्रैवल पूछा है ना। हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बोला आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, राइट। तो आपको पता है स्पीड इन साउंड वेव, एक मिनट रुकना जरा। स्पीड ऑफ साउंड वेव पता है आपको, v इक्वल टू एफ लैम्डा, कराया था ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा, रिड्यूस करवाए थे ना, रिड्यूस करवाए थे। इस डिडक्शन में जो आपको वैल्यू था उसको पुट करना है बस, इस डिडक्शन में जो आपको वैल्यू है बस पुट करना है। एफ के बदले लिखो 1000 और लैम्डा के बदले लिखो आप 0.5, 0.5 कितना आएगा आपका, कितना आएगा 500, 500 मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। अब टाइम निकालो, टाइम पूछा है ना, टाइम निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1000 मीटर, राइट। और वेलोसिटी निकाल दिया हमने, स्पीड निकाल दी, कितना आया हमारा 500, तो बाई 500, 2 सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कुंती शाह और तानिया सबका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है, ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 139, 139 विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के लिए इनमें से कौन सा सही है, साउंड वेव के प्रोपगेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। फर्स्ट वन सेज दैट साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। अच्छा ऐसा तो है नहीं, साउंड ट्रैवल वैक्यूम में करता नहीं है, बार बार बताएं हम कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, है ना। यहाँ बोला है साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, इसको भी काट दो, ठीक है। यहाँ बोला है साउंड ट्रांसवर्स होता है, इसको भी काट दो। यहाँ बोला है साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, ठीक है। रावण, दीपेंद्र, सुपर्णा विश्वास, अनमोल त्यागी, हिमांशी भारती, सबका आंसर राइट है। प्राची परमार सबका आंसर राइट है ना। कोमल सैनी, विकास, एकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बस ये आखिरी 2 सवाल पे छुट्टी, आखिरी के 2 सवाल कर लो फिर छुट्टी हो जाएंगे। साउंड वेव कंसिस्ट, साउंड वेव जो है क्या कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट द कंप्रेशन पल्स एंड द रेयर फ्रैक्शन पल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। नहीं, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है आफ्टर वन अनदर, यही तो बताए थे कि कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा और रेयर फ्रैक्शन होगा, एक बार कंप्रेशन होगा एक बार रेयर फ्रैक्शन होगा, यही तो बताए थे, एक बार कंप्रेशन होगा दूसरी बार रेयर फ्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल, सरस्वत, विकास सबका आंसर राइट है ना। देवी प्रकाश, सक्षम थापा, रावण, कुंती, आयुष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंफ्रासोनिक साउंड हैव फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक साउंड जो है उसका कितना फ्रीक्वेंसी होता है। आपको बताए थे कि जो इंफ्रासोनिक साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, जो सोनिक साउंड है जिसको हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं उसका उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और जो आपका सुपरसोनिक साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, बिल्कुल सबका आंसर राइट है। इंफ्रासोनिक का साउंड कितना होगा, बिलो 20 हर्ट्ज, है ना। 20 हर्ट्ज के ऊपर जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के ऊपर ऊपर जाएगा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज दैट इज 20,000 हर्ट्ज तक जाएगा तो आपका सोनिक हो जाएगा, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, याद है, ठीक है, याद है। मृत्युंजय बोल रहे हैं देवी प्रसाद घर पे है क्या। मृत्युंजय देखना फोन उठाए कुछ बोलता भी हो, अच्छा रिप्लाई करता है? ध्यान रखना, फिर हेरा फेरी है। अगला आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद छुट्टी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंड इज करेक्ट। साउंड के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, बताओ। कौन सा स्टेटमेंट राइट है, बिल्कुल ए, है ना। जो लोग ए बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। चलो खत्म हो गया, 2 सवाल और कर लो फिर खत्म, ये 2 सवाल आखिरी कर लो फिर खत्म। सबका आंसर राइट है ना। गीता सरदार, रितु सबका आंसर राइट है। 2 सवाल और, सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। बिल्कुल 26 का बी, सी वाटर, है ना। 26 का बी सी वाटर, सी वाटर, क्यों, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है,
डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, इन विच अमंग द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, इनमें से किस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होने वाला है, इनमें से किस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होने वाला है, बताओ। 35 का सबका आंसर राइट है, लोग बोल रहे हैं बी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर का समाप्ति, ठीक। एक चैप्टर हमारा और रह गया